दोस्तों आज हम आपको एक पिता के कर्ज की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए और आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक गांव में एक दयानंद नाम का किसान था। दोस्तों किसान मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाता था। थोड़ी सी खेती थी और उस किसान के 3 बेटा थे, कोई भी बेटी नहीं थी। और दोस्तों सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि उस किसान की पत्नी तब खत्म हो गई थी, तब इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी जब उस किसान के बच्चे बहुत छोटे थे। कोई 2 साल का था, कोई 3 साल का, कोई 3 महीने का, ऐसे बच्चे थे तब पत्नी चली गई थी। और उस दयानंद किसान के सामने इतना चुनौतीपूर्ण समय था कि छोटे बच्चों को भी पालना है, काम भी करना है, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके, खेती करके पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस किसान का जो बड़ा वाला बेटा था उसकी सरकारी नौकरी लग जाती, यानी कि वो सरकारी टीचर हो जाता है। और उसके 2 साल बाद उससे छोटा वाला बेटा था वो ठेकेदारी का काम करने लगता है। बड़ा वाला बेटा भी बाहर रहने लगता है और बीच वाला बेटा भी अपने काम के सिलसिले से बाहर ही रहने लगता है। अब बचा था सबसे छोटा वाला बेटा, वो पढ़ाई लिखाई करता है। और दोनों जब उसके भाई चले जाते हैं बाहर और पिताजी भी बुजुर्ग हो रहे थे, यानी कि उनके भी हाथ पैर थक रहे थे, तो छोटा वाला बेटा अपने घर से ही पढ़ाई करता है और अपने पिताजी की देख रेख करता है। छोटे वाले बेटे का नाम था दिनेश, अपने पिताजी की सेवा करता है। और यूं ही वक्त गुजरता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि दयानंद ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब जो बेटा बाहर रहते थे वो तो अपनी पत्नियों को बाहर ही रखने लगे और जो बेटा घर में रहता था वो अपनी पत्नी को घर में रखने लगा और उसकी पत्नी अपने ससुर की सेवा करने लगी। एक दिन ऐसा होता है कि जो दयानंद थे इनके सीने में अचानक से दर्द उठता है। छोटा वाला बेटा आनन फानन में अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उनके रास्ते में ही मौत हो जाती, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब छोटा वाला बेटा अपने भाइयों को भी सूचना कर देता है, वो भाई भी घर पे आ जाते हैं और रिश्तेदार, घर परिवार जितने भी लोग थे सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और भाई दयानंद की जो भी अंतिम संस्कार का जो भी क्रियाकलाप होता है वो सब कुछ होता है विधि विधान के अनुसार। अब दोस्तों जब उनका अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद जब सभी लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, दयानंद के तीनों बेटा बहुएं सब इकट्ठे बैठे हुए थे, तभी क्या होता है कि एक महंगी सी गाड़ी आके वहीं पे रुकती है। अब सबके निगाहें उस गाड़ी की तरफ कि भला इस गाड़ी से कौन उतरेगा। दोस्तों दयानंद के जो तीनों बेटा थे वो भी उस गाड़ी की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि आज दिन तक ऐसी गाड़ी आई नहीं, उनके रिश्तेदारी में कोई ऐसी गाड़ी थी नहीं। वो अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे उस गाड़ी की तरफ। तभी दोस्तों उस गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है जो कि सूट बूट में था और उस व्यक्ति की उम्र 50 को क्रॉस कर रही थी। दोस्तों वो व्यक्ति पहुंचता है वहां पे जहां पे सभी लोग बैठे हुए थे और सबके सामने ये कहता है कि ये दयानंद का घर है। तो सभी लोग कहते हैं हाँ दयानंद का घर है। तो व्यक्ति कहता है कि उनकी मौत हो चुकी है। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ भाई मौत हो चुकी, तभी तो सभी लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों वो व्यक्ति कहता है कि दयानंद के बेटा कौन से हैं। तो दयानंद के जो तीनों बेटा थे वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ बताओ भाई, मैं ही हूँ, मैं तीनों भाई हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, बताइए कोई बात है, आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब वो व्यक्ति कहता है कि देखो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 20 साल पहले कुछ रुपए ब्याज पे लिए थे, जो कि बढ़ के ब्याज सहित 20 लाख हो गए हैं। वो तुम लोग अकेले चुकाओ चाहे मिल के चुकाओ। दोस्तों जब इतनी बात सुनी उन लड़कों ने तो वो तो भाई चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि बड़ा वाला बेटा जो सरकारी नौकरी वाला था वो बिगड़ जाता है कि भाई ये कौन सी बात है, कोई भी मेरे घर पे आएगा मुंह उठा के चला आएगा और कह देगा कि तुम्हारे पिताजी ने ना पैसा लिया और हम मान जाएंगे। हम कैसे मान जाएंगे भाई, जब मेरे पिताजी ने पैसा लिया था तो तुमको उसी वक्त आना चाहिए, जब वो इस दुनिया में नहीं है तब तुम आए हो। ऐसे कोई भी मुझसे कहने लगा हम मान जाएंगे। तब वो कहता है कि देखिए मैं वकील हूँ और मैं प्रूफ सहित आया हूँ। तुम्हारे पिताजी ने बाकायदा एक लेटर लिखा था, उसमें साइन किया था, सब
प्रूफ है मेरे सामने। और आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज की ही डेट थी पैसा अदा करने के लिए। अब बड़ा वाला लड़का कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ हो हम नहीं मानते हैं और ना ही हम पैसा दे पाएंगे। तब वो वकील साहब कहते हैं, उससे छोटे वाले बेटा जो कि ठेकेदार था, वो कहता कि देखिए मैं भी नहीं दे पाऊंगा, मैं भी इन सब में विश्वास नहीं करता हूँ। तुमने मेरे पिताजी कोई खिलाफ बना लिया होगा, मुझे क्या मतलब, मेरे पिताजी ने तो आज दिन तक मुझे नहीं बताया है कि हमने किसी से पैसा लिया है। यहाँ तक कि उन दोनों बेटों ने मना कर दिया। अब वकील ने कहा सबसे छोटे वाले बेटा से कि देखिए अब तुम बताइए, तुम अपने पिताजी के कर्जा को चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे। अब छोटा वाला बेटा बहुत ही शांति से बात करता, ये कहता कि देखिए मेरे जो भाई हैं उनके पास में पैसा है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। मेरे पास तो कुछ है नहीं क्योंकि मैं बस खेती पे निर्भर करता हूँ, वो भी थोड़ी सी खेती, क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले ही हम भाइयों की खेती को बांट दिया था, बंटवारा कर दिया था। लेकिन अब आप मुझे प्रूफ दिखाओ, और सच में अगर मेरे पिताजी ने कर्जा लिया होगा तो हम अपनी खेती बेच देंगे और तुम्हारा कर्जा देंगे। दोस्तों ये बात जब कही तो उसकी पत्नी, जो छोटा वाला बेटा था दिनेश, उसकी पत्नी ने सुना तो वो भागती हुई और अपनी पति को खींचती हुई अंदर ले गई। यहाँ तक कि अंदर ले जाके अपने पति को डांटने लगी कि ये कौन सी बात है, तुम्हारे भाई जो है उनके पास में कितना पैसा है, उन लोगों ने मना कर दिया और तुम अदा करोगे। अभी तक हम पिताजी की सेवा करते रहे, दवाई कराते रहे, खिलाते पिलाते रहे, सब कुछ, और तुम्हारे भाई ऐसे ही आजाद रहे, इसीलिए तुम गरीब हो, इसीलिए तुम्हारी ये दशा है। दोस्तों दिनेश अपनी पत्नी को समझाता है कि देखिए जो रास्ता सही होता है, नेकी का होता है, ईमानदारी का होता है, उसमें बेशक कठिनाइयां हो, कांटे हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, लेकिन हम सही जगह पे पहुंचते हैं, सही मंजिल होती है और हम एक ईमानदारी पे चल रहे हैं। अगर सच में मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा था तो लोग मजाक बनाएंगे, हम गली से निकल नहीं पाएंगे, मेरे पिताजी देख रहे होंगे तो उनको कष्ट होगा कि 3-3 बेटा और उन्होंने मेरे कर्जा को अदा करने से मना कर दिया। वो लाख समझाता है अपनी पत्नी को। पत्नी कहती है कि देखिए बस खेती ही तो है जिससे हमारा गुजारा होता है, खेती नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। दिनेश अपनी पत्नी से कहता है कि अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे बाजुओं में इतना दम है, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। दोस्तों जैसे तैसे उसने पत्नी को समझाया और पत्नी भी मान जाती है। दिनेश बाहर निकलता है तो वकील साहब कहते हैं कि भाई बताओ कर्जा दोगे कि तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया। लेकिन दिनेश कहता है देखिए मर्द की पत्नी कभी मना नहीं करती है, हम कर्जा देंगे, हाँ ये मानते कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप मुझे प्रूफ दिखाइए। अगर सच में मेरे पिताजी ने कर्जा लिया है तो अपनी खेती जो मेरे नाम से है वो हम आपके नाम कर देंगे, आपका कर्जा अदा हो जाएगा। और दोनों भाई बड़ी अचरज भरी निगाहों से देख रहे हैं कि देखो ये कितना बड़ा दानी है। दोस्तों तब वो वकील साहब क्या कहते हैं सबके सामने कि जो 2 बेटा थे वो सन्न रह जाते हैं, उनकी पत्नियां सन्न रह जाती हैं। दोस्तों वकील साहब ने कहा कि देखिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कोई कर्जा नहीं लिया था, बल्कि आज के 20 साल पहले मैंने और तुम्हारे पिताजी ने एक शेयर खरीदा था, उसमें पैसे लगाए थे जो कि ब्याज के सहित बढ़ते रहे, और उसी समय मैंने पार्टनरशिप में एक शर्त भी ये रखी थी लिखित रूप से कि हम दोनों में से अगर किसी की भी मौत हो जाती है तो भाई जो जीवित रहेगा वो व्यक्ति उस मरे हुए व्यक्ति के बच्चों के पास में जाएगा और उनमें जो सबसे ज्यादा योग होगा उसको ये पैसा देगा, और अगर सारे होंगे तो सारों को बराबर बराबर बांट देगा। और इसीलिए मैंने ये चाल चली क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि भाई तुम तीनों में से योग कौन है, जबकि मुझे सब कुछ मालूम था कि एक बेटा सर्विस करता है, एक ठेकेदार है, कौन क्या करता है, मुझे सारा बायोडाटा मालूम था और मुझे बस यही पता करना था कि इनमें योग कौन है। अगर तीनों योग होते, तीनों अपने पिताजी के बारे में सोचते, पिताजी के लिए थोड़ा सा दया होती, पिताजी की इज्जत का ख्याल होता, तो शायद है कि ये जो पैसे हैं ये तीनों को बराबर मिलते, और वो पैसे आज 20 लाख की रकम के रूप में बदल चुके हैं। और ये 20 लाख रुपए का असली हकदार है दयानंद का छोटा बेटा यानी कि दिनेश। दोस्तों अब तो वहां का माहौल ऐसा कि जैसे काटो तो खून नहीं, रिश्तेदार भी चौंक गए, गांव के लोग भी चौंक गए, और जो 2 भाई जिन्होंने मना किया था वो भी चौंक गए। आप कुछ कर तो सकते नहीं। उनकी पत्नियां ऐसी नफरत भरी निगाहों से अपने पति को देख रही हैं और दिनेश की पत्नी खुश हो जाती है, दिनेश की पत्नी उछल पड़ती है। दिनेश की पत्नी कहती है कि आज मैं मान गई कि बेशक सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सफलता मिलती है और अच्छी मिलती है
अच्छी मंजिल मिलती है। दोस्तों दिनेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस वकील ने अपने आदमियों को बुलाया जो उनके साथ में तो, और कहा गाड़ी में 2 ब्रीफ केस रखे हुए हैं रुपयों से भरे हुए, उनको लेके आओ। दोस्तों ब्रीफ केस आते हैं पैसों से भरे हुए और दिनेश लाल को सम्मान सहित पकड़ाए जाते हैं, दिए जाते हैं। दिनेश बहुत ज्यादा खुश और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। दोस्तों अब जो 2 बेटा थे वो ठगे के ठगे रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर चालूगिरी थी, चालाकी थी। तो आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल दोस्तों मुझे इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि नेकी के रास्ते पे चलिए, छल कपट ना करिए और अपने माँ बाप के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखिए, लाभ ही लाभ होगा, कभी नुकसान नहीं हो सकता अगर माँ बाप के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया है। तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।